लाइफ एकेडमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी की क्लास को फिर से लेके आ चुके हैं। और इससे पहले वाली क्लास पे हमने भाषा को देखा था कि भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, और भाषा की पूरी डिटेल को हमने पिछले वाली क्लास में कवर अप कर लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हिंदी का विकास क्रम किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से हम संस्कृत से चल के बिल्कुल आधुनिक हिंदी पे प्रवेश किए हैं, और इस पूरी क्रम को पूरा करने में कितना समय लगा है, और धीरे धीरे किस तरीके से हमने संस्कृत भाषा से पाली में प्रवेश किया, पाली से मैंने प्राकृत भाषा में प्रवेश किया, उसके बाद अपभ्रंश मतलब कि बिगड़ा हुआ रूप आया, उसके बाद हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। इस तरीके से पूरा समय इसमें लगा है, वो पूरी की पूरी जो डिटेल है इस क्लास में हम कवर करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा और इसमें पूरी मदद कीजिएगा हमारी। तो हिंदी का भी जो विकास क्रम है वो शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से। सबसे पहली जो डिटेल है और इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी का जो विकास क्रम है वो शुरू कहाँ से होता है, तो वो 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। बीसी हमने लिखा है, बीसी का मतलब है कि बिफोर क्राइस्ट। हिंदी का विकास क्रम जो है वो 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। और शुरू किस भाषा से हुआ? संस्कृत से हुआ। संस्कृत को देववाणी भी कही जाती है, याद रखिएगा कि संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन जो यूजुअली एग्जाम में आते हैं वो है ये है कि हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहते हैं। तो हिंदी की जो आदि जननी होती है वो संस्कृत भाषा है। याद रखिए कि जो संस्कृत है वो आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं, याद रखिएगा जरा। संस्कृत जो आदि जननी है वो हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है, माफ कीजिएगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें थोड़ा सा परेशान करते हैं। वो ये है कि अगर हिंदी की आदि जननी संस्कृत है तो फिर हिंदी की जननी क्या है? ये थोड़ा सा हमें परेशान करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि हिंदी की जो आदि जननी है वो तो संस्कृत है, हिंदी की जननी किसे कहते हैं? तो हिंदी की जननी होती है अपभ्रंश भाषा को कहते हैं। और हिंदी की उत्पत्ति भी जो है अपभ्रंश भाषा से होती है। हिंदी का विकास जो है वो भी अपभ्रंश भाषा से होता है। तो ये हिंदी का विकास क्रम का बड़ा ही खूबसूरत ये हमने पूरी डिटेल तैयार की है आपके लिए। बहुत ही अच्छा डिटेल आपके लिए लाइफ एकेडमी का ये पूरी टीम तैयार कर रही है आपके लिए। बिल्कुल स्पेशल क्लास हिंदी के लेके हम लगातार अब आज से बिल्कुल हाजिर रहेंगे। इससे पिछले वाली क्लास में हमने भाषा को पूरा कवर कर लिया था और आज की क्लास में हिंदी का विकास क्रम चल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो संस्कृत है, जो हिंदी का विकास क्रम हो 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। सबसे पहले जो शुरुआत हुई संस्कृत भाषा की हुई। संस्कृत भाषा को देववाणी कहते हैं और हिंदी की जो आदि जननी होती है वो संस्कृत होती है। अब हम इस विकास क्रम में जब थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने विकास किया और हमने ज्ञान अर्जित किया, तो हमने संस्कृत से थोड़ा सा ऊपर जाके हमने पाली भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। मतलब कि विकास क्रम में पाली भाषा आई जिसे बौद्ध धर्म की भाषा कही जाती है। पाली भाषा को बौद्ध धर्म की भाषा कही जाती है। और पाली भाषा का जो प्रथम उपयोग था, ये भी याद रखने वाला बात है। अगर हमने संस्कृत के बारे में देखा कि हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, तो पाली में ये देखेंगे कि जो पाली का प्रथम उपयोग था वो दीपवंश में किया गया। पाली का जो सबसे पहला जो प्रयोग है वो दीपवंश में किया गया था। दीपवंश में पाली का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। दीपवंश एक रचना है जो पाली भाषा में लिखी गई। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है कि दीपवंश जो है वो किस भाषा में है, तो पाली भाषा में। दीपवंश क्या है? एक रचना है। दीपवंश एक रचना है। पाली भाषा के आगे अगर हम चले, मतलब कि हिंदी के विकास क्रम में जब और विकास हुआ, तो पाली भाषा के आगे हम प्राकृत भाषा पे आए। प्राकृत भाषा जो है जैन धर्म की भाषा है। प्राकृत भाषा जो है वो जैन धर्म की भाषा है। अब इसमें एक क्वेश्चन बड़ा ही नॉर्मल रहता है जो यूजुअली एग्जाम में आते रहते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बात कर ले तो हिंदी से मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछ के आया है कि जो प्राकृत भाषा है उसका प्रयोग नाट्य शास्त्र, मतलब कि जो हिंदी प्राकृत भाषा है उसका सबसे प्रमुख जो रचना है वो नाट्य शास्त्र है। याद रखिएगा, प्राकृत भाषा की जो सबसे प्रमुख रचना है वो नाट्य शास्त्र है।
अब ये तो बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नाट्य शास्त्र है। चलिए इसको हम मान लेते हैं कि प्राकृत भाषा की जो रचना है वो नाट्य शास्त्र है। अब नाट्य शास्त्र की रचना किया कौन? वो है भरत मुनि। ये भी याद रखिएगा, भरत मुनि। भरत मुनि हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। अब प्राकृत से जब हम आगे बढ़ के आते हैं, विकास क्रम को आगे लेके जाते हैं, तो फिर ये देख लेते हैं कि जब प्राकृत भाषा और विकसित हुई, मतलब कि पूरे हिंदी का विकास क्रम है जो है वो संस्कृत से शुरू हुआ, पाली में गई, पाली से प्राकृत में गई, प्राकृत से हमने विकास किया और नॉलेज जब मैंने अर्जित कर लिया, हम लोगों ने अर्जित कर लिया, मतलब कि हिंदी जिस तरीके से संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत में अपभ्रंश में आई, तो अपभ्रंश क्या होते हैं? अपभ्रंश हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप होता है। याद रखिएगा कि अपभ्रंश भाषा जो है हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है। मतलब कि अभी जिस हिंदी का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका जो बिगड़ा हुआ रूप था उसे अपभ्रंश भाषा कहते हैं। अब अपभ्रंश भाषा जो होती है वो इस 7 प्रकार के होते हैं। अपभ्रंश भाषा जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। इसका क्लास हम डिटेल में पूरा देखेंगे, लेकिन कुछ देख लेते हैं कि जो अपभ्रंश भाषा होती है वो 7 प्रकार की होती है। जैसे कि सौरसेनी, सौरसेनी, मागधी, सौरसेनी, मागधी, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी, पचासी इत्यादि 7 प्रकार होते हैं अपभ्रंश भाषा की। इसकी डिटेल हम बिल्कुल एक नए क्लास में देखेंगे कि अपभ्रंश भाषा क्या होती है, इसके 7 प्रकार क्या होते हैं। पूरी की पूरी डिटेल आपको आगे की क्लास में बताई जाएगी। अब अपभ्रंश के बाद जो भाषा आती है वो हिंदी, मतलब कि आधुनिक हिंदी होती है। आधुनिक हिंदी इस समय जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इस समय जिस तरीके से हम उसका प्रयोग करते हैं पूरे हिंदी भाषा को, वो आधुनिक हिंदी है। इसका जो पूरा क्रम है वो 3500 वर्षों में हुआ है। याद रखिएगा, 1500 ईसा पूर्व से हमने शुरुआत की संस्कृत भाषा की। इस विकास क्रम में हमने पाली देखा, प्राकृत भाषा देखा, अपभ्रंश देखा और हिंदी, आधुनिक हिंदी पे आए हैं। इस पूरे विकास क्रम को 3500 वर्ष लगे। कुछ डिटेल है जो हमने पॉइंट में रखे हैं और आपको देखने चाहिए कि वो पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले ये है कि अपभ्रंश हिंदी की जननी है। ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि हिंदी की जो जननी है वो अपभ्रंश भाषा है, तथा आदि जननी संस्कृत है। और जो आदि जननी है उसे संस्कृत भाषा में रखा गया, मतलब कि संस्कृत की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को कहते हैं। ये पहली पॉइंट हो गई है। दूसरी पॉइंट है कि सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया, जिन्हें तोताए हिंद भी कहते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया, जिन्हें तोताए हिंद भी कहते हैं। इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। और अमीर खुसरो की जो रचना है एक वो तुगलकनामा है, जो सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना है, तुगलकनामा। तुगलकनामा इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। किसकी? अमीर खुसरो की सबसे प्रसिद्ध रचना है तुगलकनामा। याद रखिएगा जरा। अब तीसरा जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए, लिपि क्या होती है? स्क्रिप्ट होता है। मतलब कि किसी भी मौखिक भाषा को जब हम लिखित में लेके आते हैं तो वो एक राइटिंग स्टाइल में आती है। मतलब कि जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, वो लिपि होती है किसी भी भाषा की। तो हिंदी की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। मतलब कि जिस तरीके से इसमें अक्षर यूज किए जाते हैं, जैसे कि क, ख, ये सब जो होते हैं वो देवनागरी लिपि में होते हैं। इसी तरीके से
अंग्रेजी को रोमन लिपि कहते हैं। इसमें जिस तरीके से यूज किए जाते हैं चिन्ह ABCD वो रोमन लिपि में होते हैं। तो मतलब लिपि क्या होती है? स्क्रिप्ट होती है, मतलब राइटिंग स्टाइल होती है। किसी भी चीज को, किसी भी बात को जब हम कहते हैं तो मौखिक होता है, और जब हम लिखते हैं तो लिखित हो जाता है। और लिखने का जो स्टाइल होता है वो क्या है? वो स्क्रिप्ट है, वो लिपि। अब इसमें कुछ पॉइंट आपको बताए गए हैं कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो देवनागरी लिपि होती है वो लेफ्ट टू राइट चलता है। आप कभी भी देखिए कि जो पढ़ने का तरीका होता है, जो लिखने का तरीका होता है, वो लेफ्ट टू राइट होता है। मतलब कि हम बाएं से शुरू करते हैं, दाहिने तरफ जाते हैं। लिखने का भी सेम तरीका होता है, पढ़ने का भी वही स्टाइल होता है कि बाएं से दाएं हम जाते हैं। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो है हिंदी हमारी राजभाषा है। देखिए, किसी भी देश की जो नेशनल लैंग्वेज होती है उसको क्या बोलते हैं? कि राष्ट्रभाषा। तो हिंदी जो हमारी वो राजभाषा है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को। याद रखिएगा, जो किसी भी कार्यस्थल पे यूज की जाती है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। मतलब कि हिंदी जो हमारी वो राजभाषा है, ये याद रखने वाली बात है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट को कवर किया और आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे की क्लास क्या है। देख लेते हैं फटाफट से भाई। भारतीय आर्य भाषा 3500 वर्षों का विकास क्रम। अब देखिए, हमने पूरी आपको डिटेल बताई कि किस तरीके से हिंदी का विकास क्रम है। 1500 ईसा पूर्व से शुरू होके 2000 ईस्वी तक आया है। अब आगे इस समय हम देखने जा रहे हैं कि भारतीय आर्य भाषा 3500 वर्षों का विकास क्रम। तो ये बटा होता है 3 भागों में। याद रखिए जरा, जो भारतीय आर्य भाषा है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है प्राचीन आर्य भाषा, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला। और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। प्राचीन आर्य भाषा हम देख लेते हैं कि प्राचीन आर्य भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राचीन आर्य भाषा होते हैं 2 प्रकार के। इसमें पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। अब देखिए, प्राचीन आर्य भाषा में 2 हैं। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। ये भैया पहला है प्राचीन आर्य भाषा, ये दूसरा है प्राचीन आर्य भाषा की। अब वैदिक संस्कृत जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक चला है। इसका जो समयावधि है वो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक है। अब वैदिक संस्कृत से ही वेदों का निर्माण हुआ है। ये बात याद रखिएगा जरा कि प्राचीन आर्य भाषा में जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत से ही वेदों का निर्माण हुआ है। मतलब कि जो हमारे वेद हैं, जो हमारे हिंदी में 4 वेद हैं, वो वैदिक संस्कृत से उसका रचना हुई है। मतलब जो वेद है उसकी जो भाषा है वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। याद रखिए कि जो वैदिक संस्कृत है जिससे वेदों का निर्माण हुआ है, मतलब कि जो हमारे वेद लिखे गए हैं वो वैदिक संस्कृत से उसकी रचना हुई है। उसमें 13 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। और वैदिक संस्कृत में जो प्रमुख रचना है उपनिषद है महर्षि व्यास की। प्रमुख रचना जो है वैदिक संस्कृत की वो उपनिषद है महर्षि व्यास की, और इसी से ही वेदों की रचना हुई है। ये भी याद रखिए, वेदों की रचना वैदिक संस्कृत से हुई है। बिल्कुल इसे नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और एग्जाम ओरिएंटेड है कि जो वैदिक संस्कृत है उसी से हमारे वेदों की रचना हुई है। अब दूसरा जो है लौकिक संस्कृत है, वो लौकिक संस्कृत है। इसकी जो समयावधि है वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। लौकिक संस्कृत से हमारे रामायण की रचना हुई है। जो हमारी हिंदू रामायण है वो लौकिक संस्कृत से इसकी रचना हुई है। प्रमुख रचना यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बॉक्स में है कि रामायण है, महर्षि वाल्मीकि ने किया है। एक रचना और है मेघदूत है, जो कालिदास ने किया है। ये वैदिक संस्कृत से हमारा वेदों का निर्माण हुआ है। लौकिक संस्कृत से हमारा जो निर्माण हुआ है वो रामायण का हुआ है, मेघदूत का हुआ है। विशेष इसमें क्या है लौकिक संस्कृत में, ये देखिए विशेष हमने एक बात रखी है कि इसमें जो कुल वर्ण होते हैं वो 48 होते हैं। कितने होते हैं? 48, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। वैदिक संस्कृत में देखिए क्या था, 13 स्वर था, 39 व्यंजन था।
इसमें 13 स्वर है और 35 व्यंजन है। वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में थोड़ी सी अंतर है कि इसकी जो समयावधि है ये तो दूसरा है, पहले वैदिक संस्कृत आई उसके बाद लौकिक संस्कृत का प्रयोग हमने किया। और वैदिक संस्कृत में 13 स्वर 39 व्यंजन है और लौकिक संस्कृत में 13 स्वर और 35 व्यंजन है। ये प्राचीन आर्य भाषा को हमने देखा। अब बात कर लेते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की। मध्यकालीन आर्य भाषा की ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला। 5000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये है। इसके जो क्रम प्रकार हैं वो किस तरीके से हम यहाँ पे उसको देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो है वो है पाली। अभी पाली का हमने अध्ययन किया था कि पाली के बारे में मैंने आपको बताया कि पाली का प्रथम उपयोग दीपवंश रचना है उसमें सबसे पहले पाली का प्रयोग किया गया था। और ये बुद्ध की भाषा है, मतलब कि ये बुद्ध ने इस भाषा का प्रयोग सबसे अधिक किया। मतलब कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया है। इसमें बिल्कुल डिटेल में हमने बताया आपको कि गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया है। और एक पॉइंट और इसमें हमने इंक्लूड किया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पाली भाषा का व्याकरण, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये व्याकरण होगा। क्या होगा? व्याकरण। व्याकरण इस तरीके से होगा, व्याकरण, व्याकरण नहीं होगा, व्याकरण होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, माफ कीजिएगा। तो पाली भाषा जो है 1500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चला। इसमें गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया है और पाली भाषा का व्याकरण कात्यायन ने लिखा। दूसरे नंबर पे जो आता है मध्यकालीन जो आर्य भाषा है वो दूसरे नंबर पे आती है, जो वो है प्राकृत। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं इसे, प्राकृत भाषा को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। और दूसरी पॉइंट है हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। वैसे प्राकृत के बारे में हमने कुछ डिटेल आपको पहले ही कुछ टाइम पहले मैंने आपको प्राकृत के बारे में कुछ डिटेल आपको बताया कि जो प्राकृत भाषा है उसी भाषा में नाट्य शास्त्र की रचना हुई है। नाट्य शास्त्र जो रचना है वो भरत मुनि ने किया है, ये बात मैंने आपको अभी अभी बताया है। और जो इसके आगे है, मतलब कि इस मध्यकालीन आर्य भाषा में जो आगे है वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चला। अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन। अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन। पहली पॉइंट है अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन। अब अपभ्रंश भाषा को हमने अभी कुछ टाइम पहले ही आपको बताया कि जो अपभ्रंश होता है वो टूटा हुआ रूप होता है, मतलब कि बिगड़ा हुआ रूप। किसका? आधुनिक हिंदी का। मतलब इस समय जिस हिंदी का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जब इस हिंदी का विकास नहीं हुआ था तो उस समय हम जिस टूटे फूटे या बिगड़े हुए हिंदी का प्रयोग कर रहे थे उसे अपभ्रंश में कैटेगराइज किया गया। याद रखिएगा इस बात को। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग पतंजलि ने किया। याद रखिए कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जो है पतंजलि ने किया था। और तीसरी पॉइंट है कि 8 स्वर 3 लिंग और 4 काल होते हैं। अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर होते हैं, 3 लिंग होते हैं और 4 काल होते हैं। याद रखने वाली बात है। क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो आधुनिक आर्य भाषा है, जो आर्य भाषा आधुनिक है 1000 ईस्वी से अब तक, वो 3 भागों में बांटी गई है। मतलब 1000 ईस्वी से आधुनिक आर्य भाषा प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे कुछ हम डिटेल आपको तो नहीं, हाईलाइट आपको बता देते हैं कि हाईलाइट इसमें क्या करना है कि जो प्राचीन आर्य भाषा का समय काल है वो बिल्कुल याद रखिए। तीनों का समय काल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये चीज कि जो प्राचीन आर्य भाषा है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद शुरुआत हुई मध्यकालीन आर्य भाषा की जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला। और तीसरे नंबर पे जो शुरुआत हुई आधुनिक आर्य भाषा की हुई जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। अब इसका डिटेल हमने बिल्कुल आपको बता दिया है कि किस तरीके से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अब हम आधुनिक आर्य भाषा में प्राचीन हिंदी
मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी की बात करेंगे। तो आधुनिक आर्य भाषा में जो सबसे पहली कैटेगरी आपकी रखी गई वो प्राचीन हिंदी है, मतलब कि पुरानी हिंदी। वो किस तरीके से आपको बता रहा है कि वो जो शुरुआत होती है वो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चला प्राचीन हिंदी। मतलब इसकी जो समयावधि है, आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी में शुरू हो रही है, तो इस आधुनिक आर्य भाषा में जो प्राचीन हिंदी है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चला। कब से कब तक? 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चला। दूसरे नंबर पे है मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी जो है वो 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला। कब से? 1400 ईस्वी से शुरुआत हुई मध्यकालीन हिंदी की, 1850 ईस्वी तक चल रही है। मतलब कि जो प्राचीन हिंदी है वो 1100 ईस्वी से शुरू हुई, 1400 ईस्वी तक चली, और उसके बाद शुरुआत किसकी हुई? मध्यकालीन हिंदी की, जो 1400 ईस्वी से शुरू हुई और 1850 ईस्वी तक चली। अब उसके बाद जो शुरुआत हुई वो आधुनिक हिंदी की हुई। आधुनिक हिंदी की शुरुआत 1850 में हुई थी, जो अब तक चल रही है। मतलब कि जिस हिंदी का प्रयोग हम कर रहे हैं वो आधुनिक आर्य भाषा की आधुनिक हिंदी है, जो 1850 में शुरू हुई और अब तक चल रही है। ये पूरी डिटेल आपको क्लियर है ना? ये पूरी डिटेल आपको बिल्कुल क्लियर है या नहीं? देखिए, भारतीय आर्य भाषा जो है वो 3500 वर्षों का इसका विकास क्रम है, जिसमें प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व में शुरू होती है और 500 ईसा पूर्व तक चलती है। दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा, जो 500 ईसा पूर्व में शुरू होती है, 1000 ईसा तक चलती है, ईस्वी तक चलती है। और तीसरे नंबर पे आधुनिक आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी से शुरू होती है और अब तक चल रही है। और आधुनिक आर्य भाषा को कैटेगराइज किया गया है 3 भागों में: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। इसका समय भी यहाँ पे बिल्कुल आपको बता दिया गया है। आगे चलते हैं अपनी क्लास को लेके। तो आगे हम देख लें कि आधुनिक हिंदी जो है किस तरीके से चली और किस तरीके से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ, और अब इस समय हम जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वो कौन सी हिंदी है। तो आधुनिक हिंदी जो है वो सब 3 भागों में कैटेगराइज की गई है। जो सबसे पहले है वो भारतेंदु युग की है। जो आधुनिक हिंदी है वो 3 भागों में कैटेगराइज की गई है। जो सबसे पहले वो भारतेंदु युग है, जो 1850 ईस्वी से चला 1900 ईस्वी तक चला। मतलब इसका जो पूरा समयावधि था वो 50 वर्षों का था। भारतेंदु युग का जो समयावधि है वो 50 वर्ष का था। 1850 ईस्वी से चला था 1900 ईस्वी तक। अन्य नाम इसका जो है नव जागरण काल है। मतलब कि नव जागरण का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो नया जागरण होता है, बिल्कुल नव उत्पत्ति होती है। तो आधुनिक हिंदी की शुरुआत यहीं से हुई, इसलिए इसे नव जागरण काल कहते हैं। और इसमें हमने कुछ पॉइंट रखे हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि भारतेंदु युग नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। याद रखिएगा कि भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से पड़ा। और इसमें कुछ रचना है जो भारतेंदु युग में हुई। वो प्रमुख रचना है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। याद रखिएगा कि भारतेंदु युग की जो प्रमुख रचना है वो प्रेम सरोवर है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रची गई है। मन का लहर जो रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचा गया। ये भारतेंदु युग का समयावधि है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक हिंदी की जो दूसरी पॉइंट है, मतलब जो दूसरा भाग है, द्विवेदी युग है। ये 1900 ईस्वी से प्रारंभ होता है, 1920 ईस्वी तक चला। इसका अन्य नाम है जागरण काल। याद रखिएगा कि जो द्विवेदी युग है 1900 ईस्वी से शुरू हुआ, 1920 ईस्वी तक चला। इसका जो अन्य नाम है उसे जागरण काल कहते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट हमने रखी है, जिसका मतलब यहाँ पे देखिए कि द्विवेदी युग नाम आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। याद रखिए कि जो द्विवेदी युग नाम है वो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। जिस तरीके से भारतेंदु युग है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे पड़ा, तो उस तरीके से द्विवेदी युग जो है वो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। दूसरी जो पॉइंट है हमने द्विवेदी युग में रखी है वो प्रमुख रचना की हम बात करें। देखिए, हम पूरी तरीके से किसके नाम पे पढ़ा है, उस समय की जो प्रमुख रचना है वो बिल्कुल हम आपको स्पष्ट करते चल रहे हैं। किसी भी तरीके की परेशानी आपको इस क्लास में नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। हमने यहाँ पे आधुनिक हिंदी को कैटेगराइज किया 3 भागों में, जिसमें भारतेंदु युग,
द्विवेदी युग और छायावादी युग है। अब भारतेंदु युग किस तरीके से किसके नाम पे पड़ा, वो मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट किया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे पड़ा। उस समय की जो प्रमुख रचना है वो प्रेम सरोवर है, मन का लहर है। और द्विवेदी युग जो है वो 1900 ईस्वी से शुरू होती है, 1920 ईस्वी तक चली। अन्य नाम जागरण काल है। द्विवेदी युग जो नाम है आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। दूसरी पॉइंट है प्रमुख रचना कामायनी आंसू, जयशंकर प्रसाद जी की है कामायनी आंसू। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह की है। आधुनिक हिंदी में जो कैटेगराइज किया गया है वो तीसरा है छायावादी युग, जो 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और अब तक चल रहा है। मतलब आधुनिक हिंदी का जो प्रयोग हम करते हैं वो छायावादी युग का हम प्रयोग करते हैं। 1920 ईस्वी से शुरू होता है, अब तक चल रहा है। अन्य नाम इसका है स्वर्ण युग, याद रखिए बहुत ही अच्छा नाम है कि स्वर्ण युग। प्रमुख रचना है दीपशिखा चलचित्र, दीपशिखा चलचित्र। देखिए जो दीपशिखा है महादेवी वर्मा का है, वीणा सुमित्रानंदन पंत का है। याद रखिए कि जो छायावादी युग है 1920 से शुरू हुआ अब तक चल रहा है। अन्य नाम स्वर्ण युग है। प्रमुख रचना दीपशिखा चलचित्र वीणा। इसमें हमने रचनाकार का भी नाम बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दिया है। अब ये देखिए आधुनिक हिंदी जो है किस तरीके से कैटेगराइज की है, मैं आपको आपके सामने फिर से बताना चाहूंगा कि ये 3 भागों में है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और है छायावादी युग। इसका मैंने समय भी बिल्कुल बताया कि जो आधुनिक हिंदी है 1850 ईस्वी से अब तक चल रही है। और आधुनिक हिंदी में भी 3 भाग हैं। तो भारतेंदु युग से 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चली, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, और छायावादी युग 1920 ईस्वी से अब तक चल रही है। ये पूरी की पूरी बात इस क्लास में हम स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो देख लेते हैं कि अभी हमने कुछ समय पहले अपभ्रंश भाषा के बारे में पढ़ा। मतलब कि जब हम हिंदी के विकास क्रम को पढ़ रहे थे तो विकास क्रम को इस समय हम पढ़ते हुए आ रहे थे। मैं आपको फिर से उसी टॉपिक पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि हम कहाँ से अब तक आगे बढ़ के आए हैं। तो मैं पीछे आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे देखिए अपभ्रंश भाषा है जो हिंदी के विकास क्रम में 4थे नंबर पे आपको नजर आ रही है। ये देखिए ये है अपभ्रंश, जिसे बोल रहे हैं बिगड़ा हुआ रूप। किसका? हिंदी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। उसकी डिटेल हम यहाँ पे अब देखेंगे कि जो अपभ्रंश भाषा है वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 7 भेद उसके बताए। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि जो अपभ्रंश होते हैं उसके 7 भेद होते हैं। अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं। देखिए सबसे पहले है सौरसैनी अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा में जो 7 भेद हैं वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बताए हैं। याद रखिएगा एक बात कि नेम को जरा बिल्कुल स्पष्ट करते हुए चलिएगा। जितने भी नाम आपको बताए जा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो पाली का प्रथम उपयोग है वो दीपवंश रचना में की गई, और प्राकृत भाषा में जो रचना की गई वो नाट्यशास्त्र की गई, और नाट्यशास्त्र जो रचनाकार हैं नाट्यशास्त्री और भरत मुनि हैं। इस तरीके से आप नेम को ज़रा बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका रोल होता है। तो अपभ्रंश जो है वो पहली जो कैटेगराइज करते हैं अपभ्रंश को, तो सबसे पहले जो आती है वो सौरसैनी अपभ्रंश होती है। इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी इसको रखा जाता है, और भी इसमें भाषाएं होती हैं। तो वो सौरसैनी अपभ्रंश में आती हैं। अब याद रखिए कि अपभ्रंश को मैंने बिल्कुल क्लियर किया है कि बिगड़ा हुआ रूप। अभी आधुनिक हिंदी की हम बात नहीं कर रहे, अपभ्रंश भाषा जो है वो बिगड़ा हुआ रूप है आधुनिक हिंदी की। तो अपभ्रंश जो है इसमें सौरसैनी अपभ्रंश। अब दूसरे नंबर पे है मागधी अपभ्रंश। इसमें बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया ये बोली जाती है। तीसरे नंबर पे है अर्धमागधी अपभ्रंश। इसमें पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये भाषाएं बोली जाती हैं। ये अपभ्रंश हैं। अपभ्रंश के प्रकार हम आपको बता रहे हैं। याद रखिएगा कि सबसे पहले जो था वो सौरसैनी अपभ्रंश था, दूसरा मागधी अपभ्रंश, तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश। इसमें सौरसैनी अपभ्रंश में मैंने आपको बताया पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। मागधी अपभ्रंश में मैंने आपको बताया कि किस भाषा कौन सी भाषाएं इसमें रखी जाती हैं, वो है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश है जो पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये भाषाएं अर्धमागधी अपभ्रंश में रखी जाती है।
आगे है पैसाची अपभ्रंश, इसमें लहंदा पंजाबी ये भाषाएं बोली जाती हैं, ये इस अपभ्रंश में रखी जाती है लहंदा और पंजाबी। उसके बाद जो बात आती है वो ब्राचड अपभ्रंश है, जिसमें सिंधी भाषा रखी जाती है। सिंधी से आप काफी परिचित होंगे, पिछले वाले क्लास में आपको सिंधी के बारे में भरपूर बताया गया था कि सिंधी क्या होता है, किस तरीके से सिंधी फिर हिंदी बनी। ये बिल्कुल बहुत ही मजेदार टॉपिक पिछले वाली क्लास में रहा होगा। अब आगे चले तो ये देखिए कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश होती है, जिसमें मराठी बोली जाती है। मराठी भी बहुत ही मशहूर है और महाराष्ट्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इस भाषा का प्रयोग महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। और आखिर जो है वो है खश अपभ्रंश। खश अपभ्रंश, इसमें पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी होती है, ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो अपभ्रंश बिल्कुल आप यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपभ्रंश को हम क्लियर कराएंगे आपकी क्लास में, और यहाँ पे हमने अपभ्रंश को क्लियर कराया कि अपभ्रंश जो है वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसके 7 भेद बताए हैं। और अपभ्रंश जो है वो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो सौरसैनी अपभ्रंश होती है, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी रखी जाती है। दूसरे नंबर पे जो होती है, देखिए भेद है, तो जो सबसे पहला भेद है वो तो है भैया सौरसैनी अपभ्रंश। दूसरा जो है वो मागधी अपभ्रंश है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया इसमें बताया जाता है। तीसरा नंबर जो आता है वो है अर्धमागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये भाषाएं अर्धमागधी अपभ्रंश में रखी जाती हैं। चौथे नंबर पे है पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश पे लहंदा पंजाबी, ये भाषाएं रखी जाती हैं। अपभ्रंश की ही ये बात कर रहे हैं, मतलब ये जो पूरी की पूरी भाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, लहंदा पंजाबी, सिंधी, मराठी, पहाड़ी हिंदी, ये सब पूरी की जो है वो अपभ्रंश में है। आधुनिक हिंदी की हम बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा कि ये सब जो भाषाएं हैं वो आधुनिक हिंदी की भाषाएं नहीं है। उसके बाद है 5वें नंबर पे ब्राचट अपभ्रंश, जिसमें सिंधी बोली जाती है। 6ठे नंबर पे है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जिसमें मराठी बोली जाती है। और 7वें नंबर पे है खश अपभ्रंश, जिसमें पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब बोली क्या होती है। अब तक तो हमने भाषाओं के बारे में पूरी बात क्लियर की कि भाषा क्या होती है, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या होता है। ये पूरी बात हम क्लियर करते हुए लगातार चले आए कि भाषा का विकास क्रम किस तरीके से था। ये पूरा का पूरा डिटेल हमने इस क्लास में देखा। अब हम बोली पे पहुंचे हैं कि बोली क्या होती है। देखिए बोली की हमने परिभाषा यहाँ पे बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है आपके लिए। किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। याद रखिए, किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, मतलब कि इसका जो क्षेत्र होता है पूरा स्टेट या पूरा कंट्री ये नहीं लेके होता है, कोई विशेष क्षेत्र होता है उसी में बोली का प्रयोग किया जाता है। अब बोली उपभाषा ये थोड़ा सा मेल खाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे जस्ट इसके बाद ही रखा है। और उपभाषा किसे कहते हैं? बोली के विकसित रूप को उपभाषा कहते हैं। मतलब कि किसी विशेष क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे बोली कहते हैं। और बोली का जो विकसित रूप है, मतलब कि कोई विशेष क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है वो बोली है, और बोली को जो हम विकसित कर देते हैं, बोली को जब परिपक्व हो जाती है तो वो उपभाषा कहलाती है। याद रखिएगा। और जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं वो उपभाषा में होती है। साहित्यिक रचनाएं उपभाषा में होती है, बोली में नहीं होती। याद रखिएगा, बोली में तो हो नहीं सकती है, कोई भी रचना बोली में नहीं की जा सकती है, ये बात याद रखिए, क्योंकि बोली सिर्फ बोली जाती है। रचनाएं जो होती हैं उपभाषा में होती है। उपभाषा बोली के विकसित रूप को कहते हैं, मतलब कि जब बोली विकसित हो जाती है तो उपभाषा हो जाती है, और उपभाषा में ही साहित्यिक रचनाएं होती हैं। याद रखिए इस बात को कि जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं उपभाषा में ही होती हैं। आज की पूरी जो क्लास है यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दिए हैं, और फिर से मैं आपको पीछे लेके चलूंगा, और जो भी टॉपिक अभी अभी हमने पढ़ा है इस वाले क्लास में वो यहाँ से देखिए हमने शुरू कहाँ से किया है। हमने शुरू किया है हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम हमने शुरू किया, और किस तरीके से संस्कृत से हमने आधुनिक हिंदी में प्रवेश किया, और जो भी विकास हुआ है
जो पूरा क्रम हमने देखा, उसके बाद यहाँ पे हमने लिपि के बारे में थोड़ी सी बात की, और राजभाषा जो है हमारी, वो हिंदी हमारी राजभाषा है। और भारतीय आर्य भाषा किस तरीके से 3500 वर्षों का जो विकास क्रम रहा, हमने बिल्कुल डिटेल उसका देखा कि किस तरीके से प्राचीन आर्य भाषा कब से शुरू हुआ, कब तक चला, मध्यकालीन आर्य भाषा कब से शुरू हुआ, कब तक चला, और उसके बाद हमने देखा कि आधुनिक आर्य भाषा कब से शुरू हुआ, कब तक चला। उसके पूरी डिटेल को हमने देखा किस तरीके से वो वर्गीकृत किया गया है अलग अलग भागों में, वो भी डिटेल हमने इसी क्लास में देखा। और उसके बाद हमने आधुनिक हिंदी को देखा कि किस तरीके से आधुनिक हिंदी 3 भागों में बटी, और कब से कब तक तीनों का वर्गीकरण हुआ, कब से कब तक कौन सा चला, भारतेंदु युग कहाँ से कहाँ तक चला, द्विवेदी युग, उसके बाद छायावादी युग की हमने बात की। अब उसके आगे हम गए तो हमने अपभ्रंश भाषा के बारे में आपको डिटेल बताया कि जो अपभ्रंश भाषा होती है 7 भागों में बटी होती है, जो बिल्कुल यहाँ पे देखिए टॉप टू बॉटम आप देख पाएंगे कि 1 से शुरू हो रहा है, 7 तक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू है, यहाँ तक है। और ये अपभ्रंश भाषा की पूरी डिटेल है, मतलब कितने भागों में बांटी है, ये बात इसमें रखी गई। उसके बाद हम यहाँ पे देखें कि बोली जो होती है वो क्या होती है। बोली के बारे में हमने आपको बात बताई, उपभाषा के बारे में आपको क्लियर किया गया। अब हम इस क्लास को आज यहीं पे पूरा करेंगे, इस क्लास को यहीं पे आज हम ब्रेक करेंगे, और आगे की क्लास में हम हिंदी के अन्य इसके आगे जो भी डिटेल होते हैं आपके सामने हम लेके आएंगे, और बोली उपभाषा के आगे हम क्लियर करते हुए डे टू डे पूरी आपकी जितनी भी समस्याएं हिंदी में क्लियर करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।